माया दादी ने सहजता से कहा, तो बताना, मैं भले ज्यादा कुछ न कर पाऊं, लेकिन मेरे 9 पोते हैं, एक आवाज दोगी सब आ जाएंगे। लक्ष्मी घबरा गई। नहीं नहीं दादी, उसकी कोई जरूरत नहीं, काम बढ़ेगा तो मैं किसी को रख लूंगी। राणा परिवार के बच्चे वे सब बड़े कामों के लिए बने थे, यह तो बस एक छोटी सी नाश्ते की दुकान थी, उनका यहां आना कुछ ज्यादा ही हो जाता। माया दादी ने लक्ष्मी को हल्की सी डांट भरी नजरों से देखा और बोली, तुम और तुम्हारी बहन दोनों को यह सीखना होगा कि राणा परिवार के नाम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर तुम मुझे इजाजत दो और मैं उन लड़कों को यहां भेज दूं तो यकीन मानो तुम्हारी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था। आखिर अगर राणा परिवार के 9 नौजवान मालिक एक साथ यहां नाश्ता करने आ जाए तो वह किसी बड़े विज्ञापन से कम नहीं होता। लेकिन लक्ष्मी ने विनम्रता से सिर हिला दिया। दादी, उसने शांति से कहा, हम अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहते हैं। मेरी मौसी भी हमेशा मदद करना चाहती हैं, लेकिन अगर मैं मना कर दूं तो उसका दबाव आखिरकार शनाया पर ही आएगा। फिर उसने बात बदलते हुए पूछा, आपने कुछ खाया है क्या? अगर बुरा ना लगे तो हम साथ में खाना खा सकते हैं। लक्ष्मी ने पहले सोनू को खाना खिला दिया था, लेकिन खुद अभी तक नहीं खाया था। माया दादी ने बिना किसी बनावटी औपचारिकता के हंसते हुए जवाब दिया, मैंने जिंदगी में हर तरह का खाना चखा है, तुम्हारे साथ खाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि अच्छा ही लगेगा। राजसी दावतों की उन्हें आदत थी, लेकिन कभी कभी सादगी भी मन को भा जाती है। लक्ष्मी रसोई में गई और थोड़ी झिझक के साथ एक प्लेट बाहर लाई। मैंने अभी नूडल्स सिर्फ बनाए हैं, उसने हल्की शर्म के साथ कहा। मुझे लगा था कि बस सोनू और मैं ही खाएंगे। साधारण सी नूडल्स थी, मीटबॉल्स के साथ। माया दादी मुस्कुरा उठी, अरे तो मुझे इतनी भी नहीं जानती क्या? अगर मुझे खाना नहीं खाना होता तो मैं इस वक्त यहां क्यों आती? इतना कहकर वे खुद के लिए कटोरा लेने उठ गईं। माया दादी का यही स्वभाव लक्ष्मी को बहुत भाता था, न दिखावा न बनावट। और जब दादी को साधारण खाने से कोई परेशानी नहीं थी तो लक्ष्मी को भी कोई झिझक महसूस नहीं हुई। तीनों, माया दादी, लक्ष्मी और सोनू, मेज पर बैठकर खाना ही शुरू कर पाए थे कि दुकान का दरवाजा अचानक खुला। सोनू देखो, मैं तुम्हारे लिए एक और। आवाज बीच में ही थम गई। माया दादी। दिग्विजय हाथ में एक बड़ा सा रंगीन विंडमिल लिए खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर माया दादी पर पड़ी वह एकदम जड़ हो गया और न जाने क्यों उसके भीतर अपराध बोध सा उमड़ आया। अगले ही पल वह पलटकर बाहर जाने लगा। दिग्विजय, माया दादी की आवाज गूंजी, मुझसे भाग क्यों रहे हो? दिग्विजय ठटका, फिर धीरे धीरे मुड़ा और वापस अंदर आया। चेहरे पर बनावटी मुस्कान से जाकर बोला, दादी मैं आपसे भाग नहीं रहा था, बस अचानक याद आया कि मेरा फोन गाड़ी में रह गया है। उसकी बात सुन माया दादी ने उसकी पैंट की जेब की ओर इशारा किया। तो वो तुम्हारी जेब में क्या रखा है? दिग्विजय ने जेब टटोली और हंस पड़ा। अरे हाँ, लगता है उम्र बढ़ने लगी है, अब तो ये भी याद नहीं रहता कि फोन जेब में है। मेरे सामने बुढ़ापे की बात मत किया करो, माया दादी ने आंखें तरेड़ते हुए कहा। क्या तुम मेरी उम्र के हो? दिग्विजय ने मासूमियत से सिर झुका लिया। लक्ष्मी ने सहजता से पूछा, दिग्विजय जी आपने खाना खा लिया है? खाने की मात्रा माया दादी के हिसाब से ही मुश्किल से पूरी थी। अगर दिग्विजय भी बैठ जाता तो लक्ष्मी को फिर से खाना बनाना पड़ता। माया दादी ने 2 टूक कहा, अगर इस वक्त तक इसने खाना नहीं खाया तो भूखा रहना ही इसके नसीब में है। दिग्विजय चौंक गया। नहीं लक्ष्मी, मैंने खा लिया है, आप और दादी आराम से खाना खाइए। फिर वह झुककर सोनू के पास गया। सोनू देखो, मैं तुम्हारे लिए एक और विंडमिल लाया हूं। उसकी आवाज में अपनापन था, लेकिन सोनू ने बस एक नजर पवन चक्की पर डाली और फिर बिना रुके अपने कटोरे से खाना खाने लगा। दिग्विजय को बस यही आता था, कभी बड़ी कभी छोटी विंडमिल्स लाकर देना, पर आज कटोरे में रखा खाना उसकी सारी विंडमिल से ज्यादा दिलचस्प था। माया दादी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, दिग्विजय सोनू बहुत समझदार बच्चा है। उस एक वाक्य में तारीफ भी थी और एक गहरी समझ भी। माया दादी ने कांटा धीरे से प्लेट में रखा और संतोष भरी सांस ली। उनके चेहरे पर वह तृप्ति थी जो अच्छे खाने से कम और हालात को समझ लेने से ज्यादा आती है। तभी दिग्विजय ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, सोनू सच में बहुत समझदार बच्चा है। माया दादी ने भौहें चढ़ाई। तो फिर तुम उसे विंडमिल्स क्यों खरीदते रहते हो? उनकी आवाज में हल्की सी झुंझलाहट थी। अगर खिलौने लेने ही हैं तो कुछ सीखने वाले खिलौने लाओ। पवन चक्कियों का शौक 2 दिन में उतर जाता है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि उसे खिलौनों से ज्यादा अपने खाने में दिलचस्पी है? उनके पोते और उसका यह दोस्त दोनों ही जैसे एक ही सांचे में ढले हों, सीधे सादे, पर कभी कभी हद से ज्यादा। हाँ, एक अपवाद था, जगन बख्शी, उसकी चतुराई करण के बराबर की थी। माया दादी यह तय नहीं कर पा रही थी कि दिग्विजय के मन में लक्ष्मी के लिए कोई भावना है भी या नहीं, लेकिन एक बात साफ थी, वह सोनू के करीब आने की कोशिश कर रहा था। कुछ ऐसा जैसे चाहता हो कि एक दिन सोनू उसे पापा कहे। शायद दिग्विजय खुद से कहता होगा, मुझे तो बस सोनू अच्छा लगता है। उसने संकोच भरी मुस्कान के साथ सफाई दी। मैंने कभी बच्चा नहीं पाला दादी, मुझे नहीं पता बच्चे किस तरह के खिलौने पसंद करते हैं। पिछली बार जब मैंने सोनू को विंडमिल दी थी तो वह बहुत खुश हुआ था और उसने मुझे गोद में लेने भी दिया था। तो मुझे लगा उसे विंडमिल्स पसंद है, इसीलिए एक और ले आया। माया दादी कुछ पल चुप रही। क्या यह लड़का बदलाव नाम की चीज नहीं समझता? उन्हें अपने पुराने सहेली दिग्विजय की मां का ख्याल आया। क्या वह भी अपने बेटे की इन हरकतों से यूं ही परेशान रहती होंगी? उनके अपने 9 पोते भी कभी कभी सिरदर्द बन जाते थे, पर फिर भी दिग्विजय से तो बेहतर ही थे। कोई तुलना नहीं तो निराशा भी नहीं। दिग्विजय की झिझक को महसूस करते हुए लक्ष्मी आगे बढ़ी। उसने मुस्कुराते हुए सोनू के हाथ में विंडमिल थमाई और बोली, सोनू को विंडमिल से अब भी खेलना अच्छा लगता है। थैंक यू मिस्टर रावत। फिर उसने इशारे से बेटे को कुछ सिखाना चाहा। सोनू ने अपना कटोरा पूरी तरह खाली कर दिया था। उसने रुमाल से मुंह पोंछा, मां के हाथ से विंडमिल ली और शालीनता से बोला, थैंक यू।
दिग्विजय का चेहरा खिल उठा। वेलकम, अगर पसंद आए तो अगली बार और ले आऊंगा। नहीं चाहिए, सोनू ने तुरंत जवाब दिया। मेरे पास पहले ही बहुत सारे खिलौने हैं। अनिका अक्सर उसके लिए नए नए खिलौने ले आती थी। अब उसकी अलमारी खिलौनों से भरी रहती थी। दिग्विजय ने दुकान के चारों ओर एक नजर डाली। दुकान बहुत अच्छी लग रही है लक्ष्मी, काफी रोशन है, काम जरूर चलेगा। मैं पूरी मेहनत करूंगी, लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा। फिर वह कैश काउंटर के पास गई, चाबी से दराज खोली, नोटों की गड्डी निकाली और दिग्विजय की ओर बढ़ा दी। रावत जी, ये इस महीने का किराया है। मैं इसे आपकी नौकरानी को देने वाली थी, लेकिन आप खुद आ गए हैं तो आपको ही दे देती हूं। आप उन्हें बता दीजिएगा कि मैंने किराया आपको सीधे दिया है। माया दादी की पैनी नजरों के सामने दिग्विजय ने पैसे लिए, चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं। इसमें बिजली पानी का बिल शामिल है? उसने औपचारिक लहजे में पूछा। हाँ, लक्ष्मी ने सिर हिलाया। दिग्विजय ने धीमी सी आवाज में हूं कहा और वहीं बैठकर नोट गिनने लगा। माया दादी भीतर ही भीतर सोचने लगी, क्या मैं सच में बूढ़ी हो गई हूं? क्या मैं खुद को ही बहला रही हूं? शायद दिग्विजय के मन में लक्ष्मी के लिए कुछ भी नहीं है। शायद यह रिश्ता सिर्फ मकान मालिक और किराएदार तक ही सीमित है। लक्ष्मी पहले से काफी दुबली हो चुकी थी, पतली नहीं, पर तलाक के पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सधी हुई। वह रोज कसरत करती थी। माया दादी को पूरा यकीन था कुछ महीनों में वह फिर से अपनी पुरानी सुंदरता पालेगी। 36 साल का दिग्विजय, चेहरे पर एक पुराना निशान और स्वभाव में खुरदरापन। शायद इसी वजह से वह आज भी अकेला था। उस उम्र में ज्यादातर पुरुषों के 2 बच्चे हो जाते हैं और उसने अब तक किसी स्त्री का हाथ भी नहीं थामा था। उसकी मां उसकी शादी को लेकर परेशान रहती थी, रिश्ते तय करती, पर बात कभी आगे नहीं बढ़ती। न नाराजगी काम आती थी, न दबाव। दिग्विजय अपने रास्ते खुद तय करता था, परिवार के सहारे नहीं। नोट गिनने के बाद उसने फोन निकाला और घर की नौकरानी को कॉल करके दुकान के बिजली पानी के बिल के बारे में पूछने लगा। और इस सब के बीच वह माया दादी की ओर से आती। वह तीखी खिन्न नजर देख ही नहीं पाया। माया दादी ने मन ही मन राहत की सांस ली। अच्छा हुआ दिग्विजय उनका पोता नहीं था। उनका सोच अनायास ही वैभव राणा की ओर चला गया। उन्होंने बहुत धीमे से एक सांस छोड़ी। समान सोच वाले लोग एक दूसरे की ओर खींच ही जाते हैं। दिग्विजय वैभव का घनिष्ठ मित्र था और दोनों में कई समानताएं थीं। सीधा स्वभाव, काम में डूबे रहना और रिश्तों के मामले में एक अजीब सी दूरी। घर की नौकरानी से बिजली पानी के बिल की बात कर दिग्विजय ने फोन रखा और बोला, रकम ठीक है। उसने अपना बटुआ निकाला, अभी अभी मिले किराए के पैसे उसमें रखे और लक्ष्मी से कहा, आगे से सीधे ऑनलाइन पेमेंट से मेरी या नौकरानी की आईडी पर ट्रांसफर कर देना। मैं उससे कह दूंगा कि वह रिकॉर्ड रखे। लक्ष्मी ने सिर हिलाया। पिछले महीने मैंने ऑनलाइन ही भेज दिया था, लेकिन इस महीने मेरे खाते से जुड़ा कार्ड लिमिट पर पहुंच गया था, इसलिए बैंक बुक से नकद निकालना पड़ा। ऑनलाइन पेमेंट वाला कार्ड उसके रोजमर्रा के खर्चों के लिए था। असली जमा पूंजी वह एक अलग खाते में संभाल कर रखती थी। और किसी चीज में मदद चाहिए? दिग्विजय ने सहजता से पूछा। लक्ष्मी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, सब तैयार है, बस अब उद्घाटन का इंतजार है। पर्चे बंटवा दिए? उसके बाद पर लक्ष्मी मुस्कुराई। जरूरत नहीं पड़ी। दुकान काफी समय से मरम्मत में थी। आसपास से गुजरने वाले सब देख चुके हैं। अब साइन बोर्ड लग गया है तो सबको पता चल जाएगा कि यहां क्या मिलता है। उसका लक्ष्य बहुत साफ था। पास की कंपनियों और फैक्ट्रियों के कर्मचारी। दूर से ग्राहकों को बुलाना वैसे भी आसान नहीं था। इस गली में नाश्ते की दुकानों की कोई कमी नहीं थी, प्रतिस्पर्धा कड़ी थी। फिर भी उसी छोटी सी दुकान पर उसकी पूरी जिंदगी की उम्मीदें टिकी थीं। वहीं उसकी आजीविका थी, वहीं उसका भविष्य। दिग्विजय कुछ नहीं बोला। वो दुकान में थोड़ा टहला, बैठने का विचार किया, लेकिन तभी उसने महसूस किया माया दादी की निगाहें अब भी उसी पर टिकी थीं। बिना किसी वजह के भी उसके मन में अपराध बोध सा भर गया। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वह असहज हो उठा। क्या माया दादी की नजरें इंसान के भीतर तक देख लेती हैं? मैं चलता हूं, उसने जल्दी से कहा। उद्घाटन के दिन जरूर आऊंगा आपका समर्थन करने। वह ज्यादा देर नहीं रुका। माया दादी की पैनी दृष्टि उसे बेचैन कर रही थी। अब समझ में आता था इतना सशक्त इंसान होने के बावजूद वैभव राणा को शादी के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। माया दादी सचमुच हल्के में लेने लायक नहीं थी। इस विचार ने उसे अपनी ही दादी की याद दिला दी। अगर वह आज जिंदा होती तो शायद वह भी शादीशुदा होता। बस एक ही फर्क था, वैभव के पास अब भी उसकी दादी थी। लक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, मिस्टर रावत, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आप बस बता दीजिए आपको नाश्ते में क्या चाहिए, मैं तैयार कर दूंगी। रास्ते से ले जाइएगा, रुक कर समय खराब करने की जरूरत नहीं। उसने मन ही मन सोचा, इतना बड़ा उद्योगपति उसकी छोटी सी दुकान में नाश्ता करने क्यों आएगा? उसके जैसे लोग दिल्ली के बड़े होटलों में नाश्ता करते हैं, न कि ऐसी सादी जगहों पर दिग्विजय की जवाब पाकर वो खुद चुप हो गई। क्या लक्ष्मी और दिग्विजय के बीच कुछ होगा? जानने के लिए बने रहिए। उसने मन ही मन सोचा, इतना बड़ा उद्योगपति उसकी छोटी सी दुकान में नाश्ता करने क्यों आएगा? उसके जैसे लोग दिल्ली के बड़े होटलों में नाश्ता करते हैं, न कि ऐसी सादी जगहों पर। कोई बात नहीं, दिग्विजय ने बस इतना कहा। वह दरअसल लक्ष्मी का साथ देना चाहता था, बस यही वजह थी। दिग्विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं चलता हूं माया दादी। वह हल्का सा झुककर सोनू के बाल सहलाता है। सोनू ने खिलखिलाकर हंसते हुए उसकी ओर देखा। माया दादी ने गुनगुनाकर जवाब दिया और दिग्विजय ज्यादा देर रुके बिना बाहर निकल गया। वह दरअसल लक्ष्मी का साथ देना चाहता था, बस यही वजह थी। दिग्विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं चलता हूं माया दादी। वह हल्का सा झुककर सोनू के बाल सहलाता है। सोनू ने खिलखिलाकर हंसते हुए उसकी ओर देखा। माया दादी ने गुनगुनाकर जवाब दिया और दिग्विजय ज्यादा देर रुके बिना बाहर निकल गया। कुछ ही पलों में उसकी कार गली के मोड़ पर ओझल हो गई।
माया दादी देर तक उसी दिशा में देखती रहीं, फिर धीरे से पलटकर लक्ष्मी की ओर देखा। लक्ष्मी काउंटर के पीछे बैठी थी। सामने एक छोटी सी डायरी खुली थी, साथ में कैलकुलेटर। वह दुकान और उसकी मरम्मत पर हुए खर्चों का हिसाब जोड़ रही थी। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी हुई थी, मानो हर अंक उसके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ रखता जा रहा हो। माया दादी के मन में एक विचार उभरा, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही थी। लक्ष्मी की आंखों में दिग्विजय के लिए कोई खास उत्सुकता नहीं थी, वहां सिर्फ संघर्ष था, भविष्य की चिंता थी। फिर भी माया दादी ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, लक्ष्मी, आगे का क्या सोचा है तुमने? लक्ष्मी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक शांत दृढ़ता भी थी। दादी, मेरी बस यही चाहत है कि ऑल यू कैन एट एक दिन पूरे देश में अपनी शाखाएं खुले। अगर मेहनत रंग लाई तो यह दुकान मेरी पहचान बन सकती है। माया दादी हल्की मुस्कान के साथ बोली, काम जरूरी है, लेकिन जिंदगी सिर्फ कारोबार से थोड़ी चलती है। तुम अभी 31 की हो, इतनी कम उम्र में हार मान लेना ठीक नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं किसी अच्छे समझदार लड़के से तुम्हारी मुलाकात करवा सकती हूँ। फिर उन्होंने भरोसे से जोड़ा, दूसरी शादी पहली से 100 गुना बेहतर हो सकती है। शुभम को तब समझ आएगा कि उसने क्या खोया है। लक्ष्मी हंस पड़ी, वह हंसी जिसमें हल्की सी कसक छुपी थी। दादी, आपके तो 9 पोते हैं, सबसे बड़े और सबसे छोटे को छोड़ दें तो बाकी 7 अभी तक कुंवारे ही हैं। उनकी चिंता कम है क्या? माया दादी ने सोनू को अपनी गोद में खींच लिया। अब इस उम्र में और कर भी क्या सकती हूँ, उन्होंने हंसते हुए कहा। पोते पोतियां मुझे काम नहीं करने देते तो मैंने रिश्ते करवाने को ही अपना शौक बना लिया है। आज ही मैंने कबीर और कर्ण को 2 तस्वीरें दिखाई और कहा, 1 साल के अंदर शादी करके दिखाओ। फिर वह गिनाने लगी, 25 से कम उम्र वालों की मुझे चिंता नहीं। लड़के देर से समझदार होते हैं, जल्दी शादी कर लो तो घर संभालना मुश्किल हो जाता है। मेरा छठा पोता इस साल 25 का होगा, लेकिन उसके लिए भी जल्दबाजी नहीं है। पहले कबीर और कर्ण बस जाए, फिर चौथे और 5वें नंबर वालों की बारी आएगी। लक्ष्मी हैरान रह गई, इस रफ्तार से तो माया दादी के 100 पोते भी हों, सबकी शादी समय पर करवा दें। माया दादी अचानक बोली, वैसे जिंदल साहब ने भी वैभव से कहा है कि अपने भाई रविंद्र के लिए लड़की ढूंढने में मैं मदद करूं। मैं उससे मिल चुकी हूं, बहुत अच्छा इंसान है, अब उसके लिए भी कोई ठीक रिश्ता देख रही हूं। लक्ष्मी ने तुरंत कहा, दादी, मैं तलाकशुदा हूं और एक बच्चे की मां, अभी दोबारा शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। माया दादी ने बात संभालते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें रविंद्र से नहीं मिलवाऊंगी, वो बहुत दूर रहता है। शनाया शाह भी नहीं चाहेगी कि तुम इतनी दूर चली जाओ। लक्ष्मी कुछ पल के लिए निरुत्तर रह गई। माया दादी ने नरमी से कहा, मैं सिर्फ यह जताना चाहती हूं कि अगर कभी तुम्हारा मन बदले तो मैं सच में तुम्हारी मदद कर सकती हूं। लक्ष्मी ने शांति से सिर हिलाया, दादी, मैं अभी प्रेम के बारे में सोचने की हालत में नहीं हूं। शुभम को मैं 10 साल से जानती थी, लेकिन 4 साल की शादी ने हमें लगभग दुश्मन बना दिया। वो अनुभव मेरे लिए किसी यातना से कम नहीं था। उसकी आवाज भारी हो गई, शादी ने मुझे क्या दिया? अगर कुछ अच्छा मिला तो बस सोनू। वह अनजाने में सोनू के सिर पर हाथ फेरने लगी। मुझे उसके बारे में भी सोचना है, उसका असली पिता उसे नजरअंदाज करता है। मैं किसी सौतेले पिता को उसकी जिंदगी में लाने की कल्पना भी नहीं कर सकती। उसने गहरी सांस ली, अब मेरी पूरी दुनिया वही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माया दादी कुछ देर चुप रहीं, फिर धीमे स्वर में बोली, कभी कभी सौतेले माता पिता भी पूरे दिल से बच्चे को अपना लेते हैं, हालांकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। दिग्विजय रावत कॉर्पोरेशन के चौथे युवा उत्तराधिकारी थे और उसकी मां की अपेक्षाएं हमेशा ऊंची रही थीं। वह दिग्विजय के लिए हमेशा उन्हीं परिवारों की लड़कियां चुनती थीं जो उनके स्तर के अनुरूप हों। लक्ष्मी और दिग्विजय के एक साथ होने की संभावनाएं बेहद क्षीण थीं, लगभग न के बराबर। लक्ष्मी ने कभी भी किसी अमीर खानदान में शादी करने का सपना नहीं देखा था, न ही उसकी बहनें किसी ऊंची महत्वाकांक्षा के पीछे भागने वालों में से थीं। उनके लिए सुकून, सम्मान और आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा लक्ष्य था। आखिरकार माया दादी ने भी मन ही मन उस विचार को छोड़ दिया। लक्ष्मी के नाश्ते के ढाबे से निकलने के बाद दिग्विजय सीधे रावत कॉर्पोरेशन पहुंचा। ऑफिस में दोपहर का सन्नाटा पसरा था। उसने अपना कोट उतारा, ऑफिस के सोफे पर लेट गया और जेब से मोबाइल निकालकर वैभव राणा को एक मैसेज भेज दिया। दिग्विजय। उस वक्त वैभव गहरी नींद में था। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी पत्नी शनाया शाह को ऑफिस में ही थोड़ी देर आराम करने के लिए मना लिया था। दोपहर की नींद उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी और उसी पल दिग्विजय का मैसेज आ टपका। अगर दिग्विजय उसका जिगरी दोस्त न होता तो शायद वैभव मोबाइल नेटवर्क के जरिए ही उसका गला घोंटने की कल्पना कर बैठता। शनाया अब भी सो रही थी। वैभव ने बहुत हल्के से उसके होठों पर एक चुंबन रखा, फिर मोबाइल उठाया और चुपचाप प्राइवेट रेस्ट रूम से बाहर निकल आया। उसने भी दिग्विजय की तरह एक सोफा पकड़ लिया। क्या चाहिए? उसकी आवाज में नींद और झुंझलाहट दोनों साफ झलक रहे थे। उधर दिग्विजय का दिमाग अभी भी खाली था। दोस्त का जवाब आते ही उसने बिना सोचे लिख दिया, कुछ नहीं। बस फिर क्या था? वैभव का पारा चढ़ गया। उसने सीधे कॉल मिला दिया। फोन उठते ही वैभव बरस पड़ा। शब्दों में वो सारा तनाव था जो पिछले कुछ दिनों से उसके भीतर जमा हो रहा था। दिग्विजय हंस पड़ा। मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये तुम हो वैभव। इतनी गंदी भाषा, ये तो तुम्हारे स्तर की नहीं है। अगर तुम दिग्विजय न होते तो अब तक पिट चुके होते, वैभव ने दांत भींचते हुए कहा। और वैसे भी मेरे लिए हालात आसान नहीं है। शनाया सिर्फ मेरी सेहत के मामले में नरम पड़ती है। बड़ी मुश्किल से वो दोबारा मेरे साथ रहने और मेरे लिए टिफिन पैक करने को राजी हुई है ताकि मेरी डाइट सही रहे। और तुम्हें क्या सूझी बिना वजह मेरी नींद खराब करने की? दिग्विजय ठहाका मारकर हंसा। ओह, तो पैचअप हो गया? फिर तो कभी डिनर बनता है। मैं तुम्हें पहले बुलाना नहीं चाहता था जब तुम्हारा मूड खराब था। और शराब तो अभी तुम्हें झेलने का धैर्य नहीं है, वैभव ने बीच में काटते हुए कहा। फिर भी
दोस्त पर भड़ास निकालकर उसे हल्का महसूस हो रहा था। सीधे मुद्दे पर आओ, नहीं तो मेरी दोपहर की शांति भंग मत करो। तुम्हें पता है, लंच के बाद मैं आराम करना पसंद करता हूं। कोई बड़ी बात नहीं है। दिग्विजय ने स्वर धीमा किया। आज ऑफिस आते वक्त मैं तुम्हारी दीदी के नाश्ते के ढाबे पर रुका था। सोनू के लिए एक पिनव्हील ले गया था। वहीं माया दादी भी थी। लक्ष्मी ने किराया नकद दिया, लेकिन माया दादी को देखकर न जाने क्यों मुझे अजीब सा अपराध बोध हुआ। क्या तुम्हें लगता है मैंने उन्हें किसी तरह से नाराज कर दिया? ये तो भगवान ही जाने कि तुमने क्या किया। वैभव ने रूखेपन से कहा। मैं तुम्हारी परछाई नहीं हूं कि हर कदम पर नजर रखूं। दिग्विजय छोटी छोटी बातों में उलझ रहा था। क्या वो सच में किराया वसूलने की डींग हाँक रहा था? वैभव के पास तो कई कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी। उसकी सालाना किराया आय दिग्विजय से कहीं ज्यादा थी। कुछ पल की खामोशी के बाद दिग्विजय बोला, यार तुम ज्यादा ही चिड़चिड़े हो, लगता है कुछ मिस कर रहे हो। जिस दिन मैं तुम्हारी पर्सनल टाइम में खलल डालूंगा उस दिन देखेंगे तुम कितने खुश रहते हो। मेरी माशूका अभी पैदा भी नहीं हुई, दिग्विजय ने मजाकिया लहजे में कहा, और शायद कभी मिले ही ना। तुम और जगन बख्शी दोनों को अपनी अपनी मिल गई हैं। अब हम अलग दुनिया के लोग हैं। मैं तुम दोनों से रिश्ता तोड़ रहा हूं। वो सब मजाक में था। फिर अचानक उसने बात बदली। वैसे सुना है जोशी परिवार दिवालिया हो गए हैं। कर्ज चुकाने के लिए उनका घर बिक रहा है। तुम्हें दिलचस्पी है? मुझे नए प्रोजेक्ट्स में निवेश पसंद है। वैभव ने सोचा, समझा, जवाब दिया। जोशी की हवेली बड़ी जरूर है, लेकिन इस्तेमाल की हुई है। दिग्विजय मुस्कुराया। लेकिन जोशी मित्तल परिवार के पड़ोसी हैं, और मित्तल मतलब तुम्हारी पत्नी की मौसी का परिवार। अगर तुम वो घर खरीदो और पूरी तरह रिनोवेट करवाओ तो बढ़िया घर बन सकता है। ऊपर से शनाया को मौसी के घर आने जाने में भी आसानी रहेगी। मुझे यकीन है तुम्हारी पत्नी बहुत खुश होगी। वैभव के पास कहने को कुछ नहीं बचा। कभी जोशी का नाम शोहरत और रुतबे की मिसाल हुआ करता था। मित्तल परिवार के बगल में रहना उनकी शान माना जाता था। लेकिन वक्त ने करवट ली। अगली पीढ़ी उस विरासत को संभाल न सकी। अब उनका कारोबार घाटे में डूब चुका था और कर्ज से उबरने के लिए उन्हें अपना घर बेचने पर मजबूर होना पड़ा था। कभी कभी दूसरों के ढहते सपने किसी और की नई शुरुआत बन जाते हैं। पर लगता है करणवीर ने उस घर का सौदा पहले ही कर लिया होगा। दिग्विजय ने सोचते हुए कहा। दोनों संपत्तियां एक दूसरे से सटी हुई थीं। ऐसे में मित्तल परिवार के लिए यह पूरी तरह तर्कसंगत था कि करणवीर पड़ोस की जमीन खरीद ले और बीच की दीवार हटाकर अपनी रॉयल हवेली को और भी डिटेल कर दे। जमीन का रकबा बढ़ जाता, शान और रुतबा दोनों। वैसे भी मित्तल ग्रुप के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगर करणवीर ठान लेता तो भला कौन था जो उससे ज्यादा बोली लगा सकता। दिग्विजय ने फोन पर कहा, अगर तुम्हें सच में जानना है तो मैं अभी पता कर सकता हूं। 1 मिनट दो। अपने सबसे अच्छे दोस्त की नींद खराब करने का अपराध बोध उसके भीतर अब भी चुभ रहा था। उसी अपराध बोध से बाहर निकलने के लिए उसने सोचा, क्यों ना कोई ठोस जानकारी देकर बात को सार्थक किया जाए। जोशी की हवेली का ख्याल उसी पल उसके दिमाग में कौंधा। उसने दूसरे फोन से अपने ट्रस्टेड सोर्स को कॉल किया। जवाब बहुत जल्दी आ गया। जोशी की हवेली बाजार में थी ही नहीं। दिग्विजय को पहले ही अंदेशा था कि खरीदार करणवीर होगा, लेकिन सूत्र ने साफ कर दिया, वो करणवीर नहीं था। कोई और ही उससे एक कदम आगे निकल चुका था। जोशी की संपत्ति भले ही पुरानी थी, लेकिन उसका फैलाव और लोकेशन उसे बेहद आकर्षक बनाते थे। यही वजह थी कि वह इतनी जल्दी हाथों हाथ बिक गई। नया मालिक निश्चित ही उस ढांचे को पूरी तरह बदलकर एक भव्य आशियाना बनाने वाला था, जैसा कि दिग्विजय ने पहले ही अंदाजा लगाया था। उस हवेली की दीवारों में जोशी परिवार की अनगिनत यादें कैद थीं, लेकिन अब पुराने अध्याय का अंत हो चुका था। अब किसी और की कहानी वहां लिखी जानी थी। पुराना जाए, नया आए, और जब पैसा कोई मुद्दा ना हो तो सपनों का घर गढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। दिग्विजय ने वैभव राणा से कहा, देखा, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी ज्यादा देर खाली नहीं रहती। करणवीर से पहले ही किसी ने झपट ली। किसने खरीदी? वैभव की आवाज में हल्की दिलचस्पी थी। बस उतनी ही। पता नहीं, दिग्विजय बोला, लेकिन ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, सच सामने आ ही जाएगा। वैभव को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसके पास पहले ही कई संपत्तियां थीं। रियल एस्टेट में उसके लिए जगह ही सबसे अहम थी। लोकेशन, भविष्य की संभावनाएं, आसपास का विकास। वो लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान देता था। इलाके का वातावरण, पड़ोस, जमीन का आकार और इमारत की उम्र, वो सब कुछ परखता था और अक्सर संपत्ति को उसी हालत में खरीदना पसंद करता था जैसी वह होती। ठीक है, दिग्विजय ने कहा, अब तुम्हें तुम्हारा ब्रेक एंजॉय करने देता हूं। कहने को अब कुछ बचा नहीं था। उसने कॉल काट ली। उधर वैभव ने कटे हुए फोन को घूरते हुए झुंझलाकर कहा, अजीब इंसान है। वो उठकर अंदर गया। सोफे पर शनाया शाह गहरी नींद में थी। उसका चेहरा शांत था, ऐसी शांति जो वैभव के दिल को सुकून दे जाती थी। उसी पल शनाया की आंख खुली। वो प्राइवेट रेस्टरूम से बाहर आई। वैभव, उसने धीमे से कहा, तुम जाग रहे हो? क्या फोन कॉल से नींद टूट गई? वैभव तुरंत उसके पास गया। उसकी कमर में बाहें डालकर उसे अपने साथ सोफे तक ले आया। नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा, मैं खुद ही उठ गया था। दोनों साथ बैठ गए। किससे बात कर रहे थे? शनाया ने बस यूं ही पूछा। उसके लिए जवाब जरूरी नहीं था। दिग्विजय था, वैभव बोला। कुछ बेकार सी बातें कर रहा था। पता नहीं आज उसे क्या हो गया है। बड़ी अजीब कॉल थी। फिर उसने पूरी बातचीत शनाया को बता दी। उसने मन ही मन खुद से वादा किया था, अब कोई झूठ नहीं, कोई छल नहीं। जब तक बात व्यापारिक रहस्यों की ना हो, वो शनाया से कुछ भी नहीं छुपाएगा, क्योंकि विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ने में उम्र लग जाती है। और वैभव राणा अब वो जोखिम नहीं उठाना चाहता था। क्या वो जोशी परिवार की प्रॉपर्टी इस कहानी में कोई नया मोड़ लाएगा? जानने के लिए बने रहिए। जब तक बात व्यापारिक रहस्यों की ना हो, वो शनाया से कुछ भी नहीं छुपाएगा, क्योंकि विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ने में उम्र लग जाती है। और वैभव राणा अब वो जोखिम नहीं उठाना चाहता था।
वैभव की बाहों में सिमटते हुए शनाया ने हल्की सी जम्हाई ली और धीमी आवाज में बोली, एक बात रह गई थी, तुम्हें बताना भूल गई। क्या बात है? वैभव तुरंत सतर्क हो गया। उसकी पत्नी की हर बात, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसके लिए मायने रखती थी। शनाया ने उसके सीने पर सिर टिकाए हुए कहा, मेरे लालची रिश्तेदार एक नई चाल चल रहे हैं। वे चाहते हैं कि मेरी कजिन मेरी तरह दिखने के लिए सर्जरी करवाए और मेरी जगह मिसेज राणा बन जाए। वैभव का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। मेरी कजिन और मैं हमउम्र हैं। शनाया ने आगे बताया, हमारे पिता आपस में कुछ हद तक मिलते जुलते थे और हम दोनों उन्हीं पर गए हैं। बचपन में लोग कहा करते थे कि हम दिखने में एक सी हैं, लेकिन माता पिता की मौत के बाद मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। अब वो कैसे दिखती है मुझे नहीं पता। वैभव ने भौहें सिकोड़ ली। ये लोग पागल हो गए हैं शनाया। क्या सच में तुम्हारे दादा दादी के लिए तुम्हारे पिता उनका बेटा ही थे? शनाया की मुस्कान में हल्की सी कड़वाहट खुल गई। जब माता पिता पक्षपाती हों तो खून का रिश्ता भी कम पड़ जाता है। कई बार गोद लिया बच्चा सगे बच्चे से ज्यादा अहम हो जाता है। उसने गहरी सांस ली। मुझे लगता है हर्षिता प्लास्टिक सर्जरी की तैयारी कर रही है, लेकिन कहाँ ये नहीं पता। क्या तुम पता करवा सकते हो और उसे मेरे जैसा बनने से रोक सकते हो? ये सब मुझे नमन से पता चला। जब तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने उसे मेरा पीछा करते हुए पकड़ लिया था, नमन ने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। उसने सिर्फ इतना कहा था कि तस्वीरें इसलिए ली जा रही थीं ताकि हर्षिता शनाया के हाव भाव की नकल कर सके, लेकिन सच्चाई साफ थी। शाह परिवार हर्षिता को शनाया की जगह बैठाने की कोशिश कर रहा था। अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। शनाया अब मिसेज राणा थी और यही बात शाह परिवार को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। उसकी कामयाबी से उन्हें कोई फायदा नहीं मिला, उल्टा उसे रोकने की कोशिश में उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। किसी को उसकी जगह बिठाकर वे उसके सबसे करीब पहुंचना चाहते थे। वैभव ने बिना देर किए जगन बख्शी को कॉल किया और पूरे मामले की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। कॉल खत्म होते ही शनाया उसकी ओर देखने लगी। उसकी गहरी आंखों में दृढ़ता की चमक थी। मैं तुम्हारे साथ हूं शनाया, उसने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा। मैं उन्हें यह सब करने नहीं दूंगा। फिर उसने जोड़ा, जगन सही कहता है, जिन्होंने सब कुछ खो दिया हो वे सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब उनके पास खोने को कुछ नहीं बचा, इसलिए वे कुछ भी कर सकते हैं। बस परेशान करने वाले लोग हैं, शनाया ने शांत स्वर में कहा। उसने धीरे से वैभव के चेहरे को सहलाया। वैभव, मैं चाहती हूं। वाक्य पूरा होने से पहले ही वैभव झुक आया। उसने उसकी टुड्डी उठाई, आंखें गहरी हो गईं और होंठ उसके होंठों से मिल गए। शनाया मुस्कुराई और उस पल में खो गई। कुछ गहरी सांसों और सुलगते हुए चुम्बनों के बाद वैभव ने उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन भावना बिल्कुल स्पष्ट थी। वो खुद को रोक रहा था क्योंकि वह जानता था आज की सीमा क्या है। वैभव, शनाया ने नरमी से कहा, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि तुमने मेरी सुरक्षा के लिए लोगों को तैनात किया है। वैभव ने उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। वे तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहे, उसने समझाया। मुझे बस तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। तुम मेरी पत्नी हो। अब जब तुम्हारी पहचान सबके सामने है, बहुत से लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। तुम हर वक्त घर में बंद नहीं रह सकती। यह जरूरी है। वो यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि वह हर पल उस पर नजर रखना चाहता है। मैं समझती हूं, शनाया ने कहा। अगर बॉडीगार्ड्स न होते तो हमें शाह परिवार की चालों का पता ही नहीं चलता। हमें उन पर नजर रखनी ही होगी। जब वे हताश होकर अपराध की ओर बढ़ेंगे तब हमारे पास सबूत होगा। और तब उसने एक पल रुककर कहा, जेल। वैभव राणा एक ताकतवर इंसान था, लेकिन कहानियों के बेकानून नायक जैसा नहीं। उसकी अपनी सीमाएं थीं, उसके अपने उसूल थे। शायद इसी कारण आज 10 साल बाद, हजारों उतार चढ़ाव के बाद भी राणा कॉर्पोरेशन खड़ा था, क्योंकि उन्होंने कोई भी काम गलत तरीके से नहीं किया था। और शनाया कभी नहीं चाहती थी कि उन घृणित लोगों की वजह से उसका जीवन साथी कानून की रेखा लांघे। शनाया शाह और वैभव राणा दोनों ही यह भली भांति समझ चुके थे कि शाह परिवार को सीधे हाथ डालना अब भी सही समय नहीं था। उन्हें इंतजार करना होगा उस पल का जब वे खुद कोई बड़ी लापरवाह गलती करें, कोई ऐसा अपराध जो उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी हो। क्या उनकी कोई कमजोरी है? वैभव की आवाज शांत थी, मगर आंखों में हल्की सी चमक उभर आई थी। शनाया ने पल भर सोचा, जुआ। यहाँ के ज्यादातर बुजुर्ग दोपहर के बाद वहीं करते हैं। यही उनका पसंदीदा शौक है। मेरे चाचा लोग खेलते हैं या नहीं ये पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है। वैभव की गहरी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, जैसे किसी शतरंज खिलाड़ी को अचानक अगली चाल सूझ गई हो। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, इसे मुझ पर छोड़ दो। तुम अपना वक्त उन लोगों पर जाया मत करो। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं, अच्छे में भी बुरे में भी। तुम बस वही करो जो तुम्हें सुकून देता है। शनाया ने उसे ध्यान से देखा। वैसे क्या आप आज रात के इवेंट में मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते? हम कभी किसी पार्टी में पति पत्नी की तरह साथ तो गए ही नहीं। वैभव, उसकी बात में शिकायत नहीं थी, बस एक हल्की सी कसक। वैभव हंसा नहीं। शनाया ने खुद ही व्यंग्य में कहा, आप तो महान मिस्टर राणा हैं। आपकी सुरक्षा हर जगह छाई रहती है। मैं जैसी साधारण लड़की आपके पास खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। चेहरा देखना तो दूर की बात है। वैभव की आवाज धीमी हो गई। वो सब अब बीते वक्त की बात है। एक याद उसके जहन में उभरी। एक बार वे दोनों एक ही इवेंट में थे। शनाया वहां अपनी सहेली के साथ थी और वैभव अपनी पहचान छुपाए दूर से बस उसे देख रहा था। वो उसे देख पा रहा था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह भी उसी हॉल में मौजूद है। जिस दिन मुझे तुम्हारे बराबर खड़े होने का आत्मविश्वास मिल गया, वैभव ने गंभीरता से कहा, उस दिन अगर तुम मना भी करोगी ना तो भी मैं तुम्हें अपने साथ हर जगह ले जाऊंगा। शनाया उठी। धीरे से झुककर उसने अपने हाथ वैभव की कुर्सी के दोनों ओर टिका दिए। उसकी आंखों में शरारत थी। एक किस दे दीजिए हैंडसम, मुझे निकलना है। वैभव हंस पड़ा। फिर से फ्लर्ट कर रही हूं और आपको हर बार मजा आता है।
यह कहते हुए शनाया ने हल्के से उसके होठों को दांतों से छुआ, फिर अचानक गंभीर होते हुए बोली, अपना ध्यान रखना, फिर से खुद को भूखा रखा दो, जिम्मेदार आप खुद होंगे, और अगर आपको कुछ हो गया ना, उसने आंखें तरेर कर कहा, तो आपकी सारी संपत्ति में ले लूंगी और आपके पैसों से अपने लिए कोई बॉय टॉय रखूंगी, तब समझिएगा। वैभव ने उसे बाहों में खींच लिया। तो शायद मैं कब्र से भी उठाऊंगा। मरकर, शनाया ने बीच में टोका। वैभव ने उसे और कसकर थाम लिया। शनाया, मैं अपना ख्याल रखूंगा ताकि हम साथ साथ बूढ़े हो सकें, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। शनाया की आंखों में एक पल को नमी आ गई, मगर उसने मुस्कान संभाल ली। वह पैक किया हुआ खाना उठाते हुए बोली, जतिन को भेज देना डिनर लेने, अब आपको काम पर लौटना चाहिए, मैं दुकान जा रही हूं। अनिका शायद मेरा इंतजार कर रही होगी। मन न होते हुए भी वैभव उसे ऑफिस के बाहर तक छोड़ने आया। जब तक उसकी गाड़ी नजर से ओझल नहीं हो गई, वह वहीं खड़ा रहा। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ तो बदल रहा था, अच्छा बदल रहा था। कुछ मिनट बाद वैभव वापस इमारत के भीतर लौटा। एक गार्ड ने उसके चेहरे की ओर ध्यान दिया। वह मुस्कुरा रहा था। लगता है सब ठीक हो गया, उसने मन ही मन सोचा। राणा कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने जैसे राहत की सांस ली। वे बस यही दुआ कर सकते थे कि यह सुलह बनी रहे, क्योंकि जब इन दोनों के बीच दूरी आती थी तो पूरा ऑफिस उसका असर झेलता था। आज यह बात एक बार फिर साफ हो गई थी। शनाया शाह वैभव राणा के लिए कोई साधारण नाम नहीं थी। वह उसकी कमजोरी भी थी और उसकी ताकत भी। वह उसकी आंखों का तारा थी। और वैभव राणा, इसमें कोई शक नहीं, दिल से बेइंतहा प्यार करने वाला पति था। ऑफिस लौटने के बाद वैभव राणा ने तुरंत फाइलों में खुद को नहीं झोंका। उसका मन आज काम में नहीं लग रहा था। कुछ पल वह अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने मोबाइल उठाया और अपनी मां को कॉल किया। वैभव आमतौर पर बेवजह फोन नहीं करता था। इसी वजह से जैसे ही कॉल स्क्रीन पर बेटे का नाम चमका, तान्या राणा के दिल में अनजानी घबराहट उतर आई। उसे हमेशा यही लगता था कि उसका बड़ा बेटा तभी फोन करता है जब कोई गंभीर बात हो। ऊपर से वैभव और शनाया के रिश्ते में आई दूरी। एक मां और सास होने के नाते तान्या खुद को इस मामले में बेहद असहाय महसूस करती थी। वैभव फोन उठाते ही उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मां की बेचैनी भांपते हुए वैभव ने जानबूझकर आवाज को शांत और सहज रखा। मां, कर्णवीर की पत्नी आयशा गर्भवती है। तान्या एक पल के लिए चौंकी, फिर जैसे दिल पर रखा बोझ अचानक हल्का हो गया। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। मित्तल ग्रुप में यह खबर अभी सार्वजनिक नहीं की गई थी। ऐसे प्रभावशाली परिवार हर बात सही समय पर ही दुनिया के सामने लाते थे। आयशा की पहली तिमाही पूरी होने के बाद ही औपचारिक घोषणा होनी थी। फिलहाल यह बात केवल बेहद करीबी लोगों तक सीमित थी, मित्तल परिवार और उनके खास रिश्तेदारों तक। ऐसे में शनाया को इस बारे में पता होना स्वाभाविक था। आखिर वह मित्तल परिवार की भांजी थी, और अगर यह खबर वैभव तक पहुंची थी तो इसका सीधा सा मतलब यही था, वैभव और शनाया के बीच की बर्फ कुछ तो पिघली है। यही सोचकर तान्या का मन और हल्का हो गया। उसकी खुशी सिर्फ आयशा के लिए नहीं थी। मैं मित्तल परिवार को कुछ पौष्टिक चीजें भिजवाऊंगी, तान्या ने तुरंत कहा। वैभव ने धन्यवाद दिया। तान्या ने आगे जोड़ा, हमारा मित्तल परिवार से रिश्ता औपचारिक रूप से भले ही हो, लेकिन आयशा शनाया की भाभी है। अगर हमें खबर ना होती तो कुछ न करना भी ठीक था, लेकिन अब जब हमें पता है तो निभाना जरूरी है। यही शालीनता है। फोन के उस पार वैभव चुपचाप सुनता रहा। फिर तान्या ने हल्की सी उम्मीद भरी आवाज में पूछा, शनाया को घर कब ला रहे हो? डिनर पर? जब उसे समय मिलेगा मां, वैभव ने जवाब दिया। मैं उसे कुछ देर के लिए रॉयल रेसिडेंस ले आऊंगा। ठीक है, तान्या बोली, और उसकी बहन से भी बात करना। तुम्हारी और शनाया की शादी में उसे अलग नहीं रखा जाना चाहिए। सारी परंपराएं ठीक से निभनी चाहिए। समझ गया मां। तान्या कुछ पल रुकी, फिर बोली, क्या तुम मुझे अपनी बड़ी साली का पता दे सकते हो? मैं शादी की बातों पर उससे भी चर्चा करना चाहती हूँ। वैभव ने हल्की सी सांस ली। वो अभी किराए के मकान में रह रही है। मैंने घर देने की कोशिश की थी, लेकिन उसने और शनाया दोनों ने मना कर दिया। तान्या कुछ देर खामोश रही, फिर धीमे स्वर में बोली, शायद यही वजह है कि माया दादी को शनाया इतनी पसंद है। खुद के पैरों पर खड़ी, आत्मसम्मानी। उसे राणा परिवार की दौलत या रुतबे में कोई दिलचस्पी नहीं। आज के इस भौतिक संसार में ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं। दुर्भाग्य से उसका मायका अच्छा नहीं है। उसके लालची रिश्तेदार। वाक्य अधूरा छोड़ दिया गया, लेकिन भाव साफ था। शाह परिवार का नाम आते ही तान्या को भीतर से झुंझलाहट महसूस होती थी। उसे ऐसा स्वार्थी और निर्दयी परिवार पहले कभी नहीं मिला था। फोन पर बातचीत जारी थी, मगर वैभव का मन कहीं और चला गया। उसे याद आया, त्योहार के बाद वो घर जिसे शनाया ने लेने से साफ मना कर दिया था। उसने जैस्मीन से भी बीच बचाव की बात की थी, लेकिन जैस्मीन ने साफ कह दिया था, ये तुम्हारी लड़ाई है, खुद ही सुलझाओ। उसने तो यहां तक सोच लिया था कि अपनी सारी निजी संपत्ति शनाया के नाम कर देगा, लेकिन उसने वह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। हाँ, जब वैभव ने गुस्से में कह दिया था कि वह सारे जरूरी कागजात फेंक देगा, तब कहीं जाकर शनाया ने सिर्फ उन्हें अपने पास रखने के लिए हामी भरी थी। लेकिन काला कार्ड वह आज भी उसी की हथेली में लौटा दिया गया था, उसकी तरह पूरी की पूरी, बिना किसी समझौते के। तो अब तुम लोगों को जल्द से जल्द समाज के सामने शादी कर लेनी चाहिए। उधर दूसरी तरफ दुकान में लक्ष्मी और सोनू दोनों खेल रहे थे। तभी अचानक उनकी दुकान से थोड़ी दूर एक कार आकर रुकी। उसमें 2 शख्स मौजूद थे। तभी उनमें एक दूसरे को कहता है, तुम उस दुकान को बर्बाद कर दो, तुम्हें 10 लाख मिल जाएगा। जिस पर दूसरा आदमी साफ कहता है, काम हो जाएगा। आखिर कौन है ये